things in Venezuela have been extremely grim. The government issued a new banknote by taking the old one and just lopping off 5 zeros. Mensual no nos alcanza para una caja de cornflakes. Violent protesters stormed the National Assembly Sunday, even punching some lawmakers. The clashes in Caracas between protesters and police are looking more like all-out war. Chaos in Caracas. A stolen police helicopter fired on Venezuela's Supreme Court. स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और आज मैं जिस देश जाने वाला हूँ भाई, उसका मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा वीज़ा कभी लगेगा। मैंने एक लिस्ट बना रखी थी सबसे डिफ़िकल्ट वीज़ा लगने वाले देशों की, ख़तरनाक देशों की नहीं, डिफ़िकल्ट वीज़ा लगने वाले देशों में बना रखी थी इसकी लिस्ट कि वेनेजुएला का वीज़ा कभी नहीं लगेगा। मेरे को पता है, टाइटल थंबनेल से पता चल ही जाता है, तो मैंने बता ही दिया। वेनेजुएला जा रहा हूँ, और जो पनामा में वीज़ा लगवाने आया था ना, वो वेनेजुएला का ही था। अभी मैं हूँ कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा में। यहाँ से सुबह 9 बजे की मेरी फ़्लाइट है पनामा सिटी की। पनामा सिटी से मेरी फ़्लाइट है फिर कराकस वेनेजुएला की। तो अभी टैक्सी वाला आ गया बाहर, थोड़ी बातें टैक्सी में करते हैं, थोड़ी बातें एयरपोर्ट जाके करते हैं। और देखो भाई वेनेजुएला। चलो भाई, ये टैक्सी आ गई थी अपनी, थोड़ी बातें अब करता हूँ आपसे। टाइम हो रहा है 6:46। मैं पहुंच चुका हूं एयरपोर्ट पे। टैक्सी में बात करने का मौका नहीं मिला, उस बंदे ने थोड़े गाने चला रखे थे और बारिश हो रही थी, तो टायरों में से कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा रहने देते हैं, एयरपोर्ट जाके बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं, यहाँ से मेरी फ़्लाइट है पनामा सिटी की, पनामा सिटी से कराकस की। तो यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी चलती है मेदेइन और बोगोटा से कराकस की, पर मैंने वो जानबूझ के नहीं कराई। एक तो मतलब वैसे ही मैं 6 घंटे में कराकस पहुँच जाऊँगा, जल्दी पहुँच के मेरे को चेक इन वैसे ही नहीं मिलता, प्लस भाई कोपा एयरलाइंस स्टार एयरलाइंस का मेंबर है, तो मेरे को भर के पॉइंट्स मिलेंगे इस फ्लाइट के। इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, पर पॉइंट्स मिलेंगे मेरे को। रेपुटेशन बनती है, तो मेरे को फ्री अपग्रेड्स भी मिलने की आसार रहते हैं अगर आप ज़्यादा ही एक एयरलाइंस मेंबर से ट्रैवल करते हो। ये सब मैंने अपने कोर्स में सिखाया है कि फ़्लाइट फ्री में कैसे कर सकते हो, प्लस आप फ्लाइट में पैसे कैसे बचा सकते हो। सिर्फ 600 रुपये का कोर्स है। आपकी पहली फ़्लाइट इंटरनेशनल फ़्लाइट पर आपको 600 की जगह 6-7 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। लेना चाहो ले सकते हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वैसे yatriDoctor.in वेबसाइट है। अब बात कर लेते हैं भाई कि मेरे को वीज़ा कैसे मिला। तो वीज़ा का ऐसा चक्कर है भाई कि वेनेजुएला सिर्फ यूरोपियंस और सेंट्रल अमेरिकन और साउथ अमेरिकन लोगों के लिए थोड़ा वीज़ा फ्री है। वैसे इनका वीज़ा ना कैनेडियंस, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस और इंडियंस वगैरह सबको चाहिए, यूके वालों को भी चाहिए शायद। तो ये इसलिए कर रखा है क्योंकि जो वेनेजुएला की लड़ाई है ना, वो अमेरिका के साथ हो रखी है। अमेरिका ने वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगा रखे हैं। ना ही वेनेजुएला की एम्बेसी यूएस में है और ना ही यूएसए की एम्बेसी वेनेजुएला में है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने यूएस एम्बेसी के ऑफिशियल्स को मोहलत दी थी कि आपके पास 2 दिन है या 3 दिन, कुछ ऐसा बोला था उसने, और आप यहाँ से सारा अपना बोरिया बिस्तरा लेके चले जाओ। तो उनकी लड़ाई हो गई थी। तो मैंने पहले दिल्ली एम्बेसी में अप्लाई करने की कोशिश करी वेनेजुएला का वीज़ा। वो आलसी हैं या फिर देना नहीं चाहते, मेरे को नहीं पता। उनका बिहेवियर बहुत ही बेकार था। वो कहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स पहले ऑनलाइन भेजो सारे, और हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे। जब मेरे को वेट करते करते 10 दिन हो गए, अपॉइंटमेंट मेरी आई नहीं, कोई रिप्लाई मेल नहीं आया, तो मैं डायरेक्ट एम्बेसी में ही चला गया था। तो एम्बेसी में गया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मेरे देखे, कहते भाई आपको अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा, और आपकी ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मैंने दोबारा डॉक्यूमेंट तैयार करके वापस भेजा। बोला उनको भाई मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर दो। और वहाँ पे जो गार्ड थे, सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले, मैंने उनसे पूछा भाई कितने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई हो रहे हैं ऐसे वेनेजुएला एम्बेसी के। तो वो पता है क्या बोले, भाई 6 महीने में कोई भूला भटका बंदा आ जाता है तो आ जाता है,
वरना एक वीज़ा भी अप्लाई नहीं होता, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टडी हो, चाहे कुछ हो। 6-7 महीने तक एक भी वीज़ा अप्लाई नहीं होता। कहता आप आए हो कम से कम 2-2.5 महीने बाद कोई बंदा आया यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने। वैसे और कामों से बंदे आते होंगे, कार्गो शिप का, कंटेनर का साइन कराना, एम्बेडर से ये वो, इन सब चीज़ों के लिए आते हैं, वीज़ा के लिए कोई भी नहीं आता। फिर भी उनको अपॉइंटमेंट देने में इतना टाइम लग गया कि मैं जब इंडिया से निकल चुका था और मैं जापान में था या फिर न्यूजीलैंड में था, तो 20-25 दिन बाद मेल आया कि आपकी अपॉइंटमेंट इस तारीख को शेड्यूल है। मैंने बोल दिया भाई मैं तो निकल चुका। फिर मैंने डिसाइड कर रखा था पहले से ही कि मैं आऊँगा तो पनामा में ट्राई करूँगा वीज़ा अप्लाई करना है, कोलंबिया में करूँगा, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ से लोगों को वीज़ा ईजीली मिल रहा है। तो मैंने पनामा में ट्राई करा, उन्होंने मेरे को 2-3 घंटे के अंदर अंदर वीज़ा दे दिया। पर अगर आपका पासपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स से या कनाडा से, हॉन्डुरस से है और काफ़ी सारी कंट्रियाँ और हैं, उसमें आपको हर एम्बेसी को पहले मेल करना पड़ेगा और वो एम्बेडर आपका वीज़ा अप्रूव नहीं कर सकता। आपका वीज़ा कराकस के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से अप्रूव होके आएगा, क्योंकि उनकी लड़ाई यार ऑब्वियस सी बात है। तो वो सोचते हैं कि ये कहीं जासूस ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तो सारी जांच पड़ताल करके आपका वीज़ा अप्रूव होएगा तो आप जाके ले सकते हो। तो यूएस वालों के लिए बहुत मुश्किल है भाई वीज़ा लेना। सबसे ज़्यादा लड़ाई क्योंकि वेनेजुएला की यूएस के साथ है। मैं थोड़ा एयरपोर्ट पे जल्दी इसलिए आ गया क्योंकि भाई मेरे को पता है कि मेरा वीज़ा वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे ये लोग। हालांकि जब मैं पनामा से कोलंबिया आया था ना, मैं चेक इन गेट पे भी नहीं गया था, मेरा बोर्डिंग पास ऑलरेडी वेरीफाइड था। कैसे हो सकता है भाई, मेरा तो इंडियन पासपोर्ट है, कोलंबिया का वीज़ा चाहिए, पर उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास वेरीफाई करके भेजा था। मेरा कोई वीज़ा चेक नहीं करा उन्होंने कोलंबिया के एयरपोर्ट पे। सेम केस वेनेजुएला के साथ होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, इनको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया एयरपोर्ट। तो चलते हैं अभी चेक इन काउंटर पे। भाई यहाँ पे तो काम मेरा फटाफट हो गया यार, लगे होंगे मेरे हिसाब से 15 मिनट नहीं 10 मिनट लगे होंगे। पहले मैं गया तो लड़की कहती है अरे सेल्फ चेक इन कर लो ना आप इस मशीन से, आपका तो बोर्डिंग पास निकल जाएगा, आप पनामा जा रहे हो। मैंने कहा पनामा नहीं जा रहा, मैं कराकस जा रहा हूँ। तो मैं ऑनलाइन चेक इन कर चुका हूँ, उसमें लिखा है कि वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो कहती है अच्छा, तो फिर लाइन में लग जाओ। लाइन में कोई नहीं था, खाली था। मैं गया सबसे पहले, तो कहती कराकस जा रहे हो, मैंने कहा हाँ। तो कहती खुद ही ढूंढ लिया उसने, वेनेजुएला का वीज़ा मेरे से पूछा नहीं, पर भिड़ते ही एक चीज़ पूछी कि आप एग्ज़िट कब कर रहे हो कराकस। तो मैंने कहा 2 अगस्त को कर रहा हूँ। तो कहती टिकट है दिखाओ मेरे को। तो मैंने करा रखी थी रिफंडेबल वाली टिकट, तो मैंने उसको दिखा दी वो। तो कहती ठीक है। फिर वो कहती अपनी दोस्त से कि ये पनामा से ट्रांजिट कर रहा है, तो इसको तो यार ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होगा पनामा का, इंडिया का पासपोर्ट ऐसे ऐसे टैप करके बोलती इसको चाहिए ना ट्रांजिट वीज़ा। तो उसकी दोस्त कहती हाँ चाहिए। तो फिर मैंने कहा यार चाहिए तो नहीं, मेरे हिसाब से वैसे मेरी जो नज़र में है कि चाहिए नहीं, क्योंकि पता नहीं यार चाहिए या नहीं चाहिए, मेरे को भी कभी देखा ही नहीं मैंने, क्योंकि पनामा में विजिट ही हमेशा यूएस वीज़ा के साथ किया है। तो मैंने ज़्यादा लड़ाई नहीं करी, अपना दूसरा पासपोर्ट निकाल के दिखा दिया कि यूएस वीज़ा है। फिर अपनी दोस्त कहती यूएस वीज़ा है, तो उसकी दोस्त कहती ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं इमिग्रेशन कराते हैं। टाइम काफ़ी सारा रह गया यार, मेरे को नहीं पता था इतनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो एम्बेसी ने वीज़ा छापा है ना, नीचे 2 लाइन होती है जिसमें ऐसे क्या कहते हैं उसको, ग्रेटर देन वाला साइन होता है, वो आधी कटी हुई है। तो मेरे को ऐसा लगा इनको ये ना लगे कि फेक वीज़ा है और वो वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे, मेरे को ऐसा लगा, पर कहीं नहीं भेजा। उसने फ़ोटो खींची है पर अपने फ़ोन में, मेरी टिकट की, मेरे वीज़ा की और मेरे यूएस वीज़ा की फ़ोटो खींची अपने फ़ोन में, भेजी होगी कहीं पे। चलो चलते हैं भाई, कराते हैं इमिग्रेशन, बैठते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। बहुत लंबी लाइन है भाई यहाँ, तो काफ़ी टाइम लग गया है सिक्योरिटी और इमिग्रेशन में ना, लगभग 45 मिनट लग गए, और अभी भी 1 घंटा 10 मिनट है फ्लाइट को। मतलब बोर्डिंग 20 मिनट पहले बंद हो जाएगी, तो 50 मिनट अभी भी हैं। बढ़िया बताओ। अच्छा भाई कोलंबिया एयरपोर्ट में बंदा मिल गया यार, हद हो गई। तो चलते हैं अब यहाँ से भाई, खाने पीने का देखता हूँ, सब्वे वगैरह कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो पनामा के एयरपोर्ट पे है सब्वे, मेरे को पता है, वहाँ खा लेंगे। भाई पीछे करेंसी एक्सचेंज का था, मेरे पास लगभग 19,000 पैसोज थे और ये डॉलर चेंज कर रहे थे 4,020 के रेट पे, तो 1,000 कम पड़ रहे थे मेरे पैसे तो और थे मेरे पास, पर वो कलेक्शन के लिए थे। तो कहता भाई मैंने कहा $1 के नोट दे दे भाई, $4 चेंज कर दे। कहता नहीं, मिनिमम $5 चेंज कराने पड़ेंगे। फिर मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा ला भाई कैनेडियन दे दे तू, कैनेडियन का रेट 3,000 दे रहे थे ये, तो 5 कैनेडियन डॉलर का नोट ले आया मैं 15,000 दे के। उसके लिए इतनी लंबी पर्ची काट दी, पासपोर्ट दिखा दिया 5 कैनेडियन डॉलर के लिए। मैंने कहा यार कोलंबिया का ऐसा है कि मैं आऊँगा दोबारा तो आऊँगा, पर इनके नोट लेके थोड़ी ना घूमता रहूँगा यार। अभी इतने नोट पड़े थे वो 2-2 हज़ार के यहाँ वाले, तो मैंने सारे दे दिए। तो फिर कनाडा का कहीं पे भी चेंज हो जाएगा, कहीं पे तो खैर नहीं होता कनाडा का चेंज,
बहुत रेयरली चेंज होता है कनाडा का, पर ठीक है कनाडा पड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कोलंबिया पड़ा रहेगा घर में पड़े पड़े सड़ जाएंगे। तो चलो गेट पे चलते हैं। तो भाई वेनेजुएला की करेंसी यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होती, क्योंकि वेनेजुएला वालों ने, जो बाकी नॉर्मल पब्लिक है ना, उन्होंने बोला गवर्नमेंट को तुम अपनी करेंसी रखो अपने पास और हम करेंगे सिर्फ डॉलर यूज़, क्योंकि तुम्हारी करेंसी है वैल्यूलेस। भाई वेनेजुएला में इतनी दिक्कत हो रखी है, 2008 से ही वहाँ पे मतलब करेंसी पहले हुई 1-1 लाख के नोट छापे, फिर उन्होंने कहा 4-5 जीरो हटा दो, फिर 10-10 लाख के नोट छापे, 1-1 करोड़ के नोट छापे, मतलब वो 1 करोड़ वैल्यू का नोट था 10 मिलियन का, उसमें से सारी जीरो काटी। फिर अभी लेटेस्ट 2021 में जो उनके 10-10 करोड़ के नोट थे उसमें 6-6 जीरो काटी। तो ऐसे करे जा रहे हो ना, 14-15 जीरो हटा चुके हैं अपने नोटों में से। तो वहाँ के लोगों ने कहा भाई तुम तो हर दूसरे साल में बकवास करते हो, हम तो डॉलर यूज़ करेंगे। तो मैंने डॉलर ऑलरेडी पनामा सिटी से निकलवा लिए थे और थोड़े बहुत शायद मेरे पास पहले से भी पड़े थे, तो वो मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सब लोग डॉलर या फिर यूरो लेते हैं और उनकी लोकल करेंसी वहाँ पे शायद अब मिलती भी नहीं है। देखेंगे वहीं जाके क्या हाल है। भाई मेरे को डर नहीं लग रहा, मतलब ऐसा कोई ख़ास डर नहीं है वहाँ पे। चोरी डकैती का ज़्यादा डर है, जिसको पेटी थेफ्ट कहते हैं। पेटी थेफ्ट मतलब छोटे मोटे क्राइम, फ़ोन छीन लिया, आपका पैसे चोरी कर लिए, जेब मार ली, तो ये सब होता है वहाँ पे। वैसा कुछ खतरा नहीं है, हर देश में अलग अलग टाइप का खतरा होता है। तो देखते हैं भाई कैसा क्या रहता है। और एक टूर कंपनी के साथ मैंने टूर भी बुक कर रखा है, हम एंजल फॉल्स भी जाएंगे, जो कि है दुनिया का हाईएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल। 1 किलोमीटर ऊपर से वो गिरता है नीचे, साइड में फ़ोटो देखो, दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। इसके टूर लेने पड़ते हैं, $800,000 के टूर होते हैं 4-5 दिन के, वो भी हमारा बुक्ड है। उसका भी पूरा एडवेंचर है, पूरे जंगल में से जाना पड़ता है, 100 किलोमीटर बोट पे बैठ के जाना पड़ता है नदी में से। बहुत कुछ है आने वाली वीडियोस में। वेनेजुएला वाली में 10-1 दिन हम वेनेजुएला रुकेंगे, 7 दिन कोलंबिया से चलते हैं। ये आ गया भाई अपना गेट, अगले वाला है A13। और भाई जिस दिन पनामा में मेरा वीज़ा लगा था ना वेनेजुएला का, इतना खुश हुआ था ना मैं, क्योंकि एज ए टूरिस्ट जो कि इंडियन पासपोर्ट पे भाई सारे देश जाने लग रहा है, वीज़ा मिलने की खुशी बिल्कुल ही अलग रहती है। क्योंकि भाई मैंने इतना स्ट्रगल किया था ना इस वीज़ा के लिए, इंडिया की एम्बेसी के 2-3 बार चक्कर काटे थे मैंने, इतने मेल लिखे थे किस एम्बेसी को। मैंने सुना मैक्सिको में वीज़ा मिल जाता है, पनामा में मिल जाता है, डोमिनिकन रिपब्लिक में मिल जाता है, कोलंबिया में मिल जाता है, सब एम्बेसियों को मैंने मेल लिखा था। ब्राज़ील में विज़िट करी थी मैंने इनकी एम्बेसी, अर्जेंटीना में विज़िट करी थी, कोई कुछ बहाना बना देता था कोई कुछ। तो जिस दिन पनामा में मेरे को इसका वीज़ा मिला ना, मैंने कहा भाई चलो एक कंट्री मुश्किल वीज़ा की लिस्ट से हटी, वेनेजुएला। और शायद मैं आपको बताना भूल गया कि मैं माइलेज प्लस का मेंबर हूँ यूनाइटेड एयरलाइन का, तो इसकी वजह से मेरे को फ्री चेक इन बैग भी मिलता है। जो मैंने अभी फ़्लाइट बुक कराई है ना, ये सिर्फ $130 में बुक कराई है यहाँ से पनामा से कराकस, और इसमें मेरा कोई चेक इन बैग नहीं था। पर जब मैं ऑनलाइन चेक इन करने जाता हूँ ना, तो मेरे को पता चलता है कि मेरा चेक इन बैग भी है। और सेम कोपा एयरलाइन से हम आए थे US से पनामा, और पनामा से यहाँ पे, तब भी मेरे पास चेक इन बैग था फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने 1 भी रुपया नहीं दिया। तो जबकि मैंने सबसे सस्ते वाला फेयर कराया। अगर आप सबसे सस्ते वाला फेयर कराओगे ना एज ए नॉर्मल पर्सन, तो आपको चेक इन बैग नहीं मिलेगा। मेरे को क्यों मिलता है, ये सब मैंने कोर्स में बता रखा है भाई। $500 के ऊपर आप $40-50 का तो चेक इन बैग बचा सकते हो अगर आप स्टार एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहे हो और आपने सबसे सस्ती टिकट करा रखी है। वो है भाई अपनी कोपा एयरलाइन की पूछड़, यूनाइटेड एयरलाइन जैसी है बिल्कुल सेम टू सेम। ये अवियांका एयर खड़ी, जो कि कोलंबिया की एयरलाइन से, कोपा एयर पनामा की है। ये पहुंच गया भाई मैं पनामा के एयरपोर्ट पे। 3 तरह के इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं। एक होता है भाई जिसमें आपको इमिग्रेशन करा के दूसरी फ़्लाइट ले सकते हो आप इंटरनेशनल से आ रहे हो, जैसे अमेरिका का। दूसरा होता है भाई कि जिसमें आपको टर्मिनल चेंज करना पड़ेगा या फिर सिक्योरिटी पे से गुजरना पड़ेगा। अब पनामा का ऐसा नहीं है, पनामा का है आप सीधा बाहर निकलो और सारे गेट वहीं पे आ जाएंगे, ना सिक्योरिटी चेक कराना ना टर्मिनल चेंज करना, सीधा बाहर निकलते ही आ जाएगा सब कुछ। तो मेरी फ़्लाइट लगभग 40 मिनट बाद है बस,
ये देखो भाई, इंटरनेशनल फ्लाइट से मैं उतरा, सारे गेट यहीं पे हैं, जाने वाले लोग भी यहीं उतर रहे हैं, आने वाले भी। अमेरिका में ऐसा सेम है, पर वो सिर्फ है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए। इंटरनेशनल में तो आपको इमिग्रेशन ही पार करना पड़ता है। पर कई सारे जैसे हांगकॉन्ग हो गया, सिंगापुर वगैरह, इंडिया वगैरह हो गया, उसमें आपको ना दोबारा सिक्योरिटी चेक तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले पैसेंजर्स का और जाने वालों का अलग अलग वो बना रखा है। पर पनामा में क्या है, आप चाहे डोमेस्टिक से आओ, इंटरनेशनल से आओ, आप सब एक दूसरे में मिल जाओगे। भाई अपनी फ़्लाइट है ये वाली कराकस की, 11:37, गेट नंबर 211। चलो भागना पड़ेगा। भाई रिस्क तो मैं ले रहा हूँ, पॉपाइज मिल गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे सैंडविच मंगा लिया मैंने। 211 नंबर से मेरी फ़्लाइट है, 202 पे खड़ा हूँ और 11:02 हो चुके। देख लो आप, पर्ची कितने बजे कटी है, 10:01 पे। ये कौन सा टाइम दिखा रहे हैं भाई, ये 10 नहीं बज रखे, 11 बज लिए। चलो कोई नहीं, इस पे सही लिखा है टाइम, 11:01, 11:37 की फ़्लाइट है, 11:05 हो चुके हैं। मिल जाए भाई, वरना भागना पड़ेगा $6 का सैंडविच छोड़ के। भाई सैंडविच मिल गया, पर 11:15 हो गए, और कभी कहते हैं 20 मिनट पहले बंद कर देंगे, पर बोर्डिंग पास पे 10 मिनट लिखा है। पर मेरे को पनामा एयरपोर्ट बोला था 20 मिनट पहले। देखते हैं। भाई मैं आखिरी बंदा था पहुँचने वाला, बस वो गेट बंद करके जाने ही वाला था मेरे हिसाब से। पहुँच गया, बड़ा रिस्क लिया यार मैं $6 के सैंडविच के पीछे। चलते हैं भाई वेनेजुएला, लगभग यहाँ से 2 घंटे 20 मिनट की फ़्लाइट है, 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। यार मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आंटी अपने बच्चे के साथ बैठी थी कोने वाली सीट पे, और मैंने पहले से सेलेक्ट कर रखी थी कि यार, क्योंकि वेनेजुएला बार बार जाना होता नहीं है, मतलब एक ही बार जाऊँगा ज़िंदगी में, और वो भी मतलब प्लेन में विंडो सीट मैंने जानबूझ के ले रखी थी कि आपको वीडियोस दिखाऊंगा। तो पूरा आंटी ने काम जाम अपना उठाया, मेरे को इतना बुरा लग रहा था, पर मैं क्या करूँ। कोई और प्लेन होता मैं मतलब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता आजकल विंडो सीट से, पर ये डेस्टिनेशन स्पेशल थी, इसलिए। मान लो कि मैं अल्जीरिया जा रहा हूँ, नॉर्थ कोरिया जा रहा हूँ, या फिर मतलब ऐसी जगह जा रहा हूँ ना, तो मैं विंडो सीट प्रेफर करता हूँ। मेरे को बहुत ही बुरा लगा यार, पर क्या करूँ। भाई ये मैंने पहली बार देखा है। देखो इसको इन पे भेजने से पहले ना इन दोनों बंदों की चेकिंग करी है इस बंदे ने पूरा, मतलब हाथ पैर कुछ ले तो नहीं रहे लोग, पूरी चेकिंग करी और फिर चढ़ने दिया है। ये मैंने पहली बार देखा है या फिर होता नहीं है कहीं पे, पता नहीं मेरे को। प्लेन से उतर गए भाई और मेरे बहुत ज़्यादा दुख होने लग रही है कि पता नहीं क्या सवाल जवाब करेंगे मेरे से। काफ़ी मतलब अजीब सी फीलिंग है। नॉर्मल देशों में जाता हूँ तो ऐसी फीलिंग नहीं आती, ये अलग देश है भाई। भाई ऐसा डर मेरे को इमिग्रेशन पे लगा था
नॉर्थ कोरिया में, सीरिया में और एक दो जो ऐसे ऐसे उल्टे पुल्टे देश गया हूँ मैं, उनमें नॉर्मल देशों में डर लगना बंद हो गया है, पर यहाँ लग रहा है भाई। 1960-70 के दशक में ना वेनेजुएला दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक देश था, क्योंकि इतना तेल एक्सपोर्ट करते थे लोग। सऊदी अरब वगैरह को पीछे छोड़ रखा था इन लोगों ने, इतने अमीर थे। 60% इनकी पॉपुलेशन ना मिडिल क्लास थी। सोचो 60% लोग मिडिल क्लास थे, गरीब तो बहुत ही कम थे तब। और जो वेनेजुएला का टाइम जोन है ना, वो आज की तारीख में GMT -4, मतलब इंडिया से 9.5 घंटे पीछे। पर इन्होंने 4-5 बार अपना टाइम जोन चेंज किया है। 1912 से लेकर 1965 तक इनका GMT -4.5 चला था, फिर इन्होंने GMT -4 कर दिया, फिर 2016 में, फिर नहीं 2009 में शायद, फिर इन्होंने GMT -4.5 फिर कर दिया, और फिर 2016 में फिर GMT -4 दोबारा कर दिया। कुछ ऐसा खेल रखा है इन्होंने। तो कोलंबिया से 1 घंटा में आगे आ गया हूँ, इंडिया के नज़दीक, मतलब समझ गए ना आप। वेलकम टू वेनेजुएला, पर अभी वेलकम हुआ नहीं है। लो भाई, एंट्री की स्टैंप लग गई। बहुत जगड़बाजी हुई है यार, तो पता नहीं क्या क्या पूछा है मेरे से, बताऊंगा अभी। चलो भाई, ऑरेंज बैग में इसीलिए रखता हूँ, देखो दूर से ही दिख गया यहाँ पड़ा है। इन्होंने बेल्ट पे से उतार के साइड में रख लिया। भाई मेरा कस्टम्स पे कुछ चेक ही नहीं करा यार। तो भाई अब बताता हूँ मेरे साथ इमिग्रेशन पे क्या हुआ। मैंने पासपोर्ट दिया, सीधा ही उसने किसी और बंदे को दे दिया और ले गया। फिर वहाँ पे 20-25 बंदों को साइड में कर रखा था, मेरे को भी साइड में कर दिया। फिर वहाँ पे उनके साथ ही खड़ा कर दिया। तो वहाँ पे एक बुद्धिस्ट लेडी मिल गई मेरे को, तो वो कहती मैं इंग्लिश भी बोलती हूँ और मैं स्पेनिश भी बोलती हूँ, ट्रांसलेशन में हेल्प चाहिए तो बता देना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसने पूछा कहाँ से आ रहे हो आप, शायद उसने मेरा पासपोर्ट देख लिया था, तो मैंने कहा इंडिया से। तो वो कहती मैं 20 साल से इंडिया में रह रही हूँ। कहती 20 साल से, कहती मैं 20 साल बाद वेनेजुएला वापस आ रही हूँ, इसलिए शायद मेरे को इन्होंने पकड़ लिया और मैं 20 साल से इंडिया में रहने लग रही हूँ। पूरी वो बुद्धिस्ट ड्रेस जो होती है ना, वो पहन रखी थी उन्होंने एयरपोर्ट पे, और मतलब बाल भी सारे कटवा रखे थे। तो मैं पहचान गया था। मैंने कहा आप धर्मशाला भी गए होगे यहाँ? वो कहते हैं हाँ मैं धर्मशाला ही रहती थी, ज़्यादातर दिल्ली रहती थी। पढ़ाई भी मैंने करी है स्पेन में और इंडिया में, और मैं तिब्बत भी गई हूँ, ये सब बताया उन्होंने। तो मैंने कहा तो ये जितने भी लोगों को साइड में कर रखा है ये सारे फॉरेनर्स हैं? कहती नहीं, सारे के सारे वेनेजुएलन हैं, बस एक तुम ही हो जो इंडियन हो। 1-2 बंदे और थे जो स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री से थे, और सारे वेनेजुएलन थे जिनको साइड में भी कर रखा था। फिर वो बंदा आया, 5-1 मिनट बाद ही आ गया था, साइड में ले गया। कहता क्या करने आए हो? मैंने कहा टूरिस्ट। तो कहता कौन कौन सी जगह जाओगे? मैंने कहा कराकस जाऊँगा, तो 3 दिन एंजल फॉल्स जाऊँगा, 5 दिन सॉरी। तो कहता एंजल फॉल्स? मैंने कहा तेरे को एंजल फॉल नहीं पता? मैंने कहा एंजल फॉल। कहता नहीं पता। फिर मैंने ना स्पेनिश नाम पढ़ रखा था, मैंने कहा साल्तो एंजल, तो वो समझ गया कि एंजल फॉल जाना चाहता है। तो कहता अच्छा। तो कहता होटल बुकिंग कराई है? मैंने कहा हाँ। कहता दिखा, नाम बता होटल का। मैंने बता दिया। फिर कहता कि भाई वापसी की टिकट कराई है? कहाँ जा रहा है वापस, कब जाएगा? मैंने कहा 2 अगस्त को जाऊँगा, रिफंडेबल वाली करा रखी है मैंने, ओरिजिनल टिकट है मेरी। तो कहता दिखा मेरे को। कहता पनामा जा रहा है? मैंने कहा नहीं, मैं पनामा थोड़े दिन रुकूंगा, ऐसे ही बोल दिया मैंने, 10-15 दिन रुकूंगा और उसके बाद मैं अमेरिका जाऊँगा। कहता तू अमेरिका में रहता है? और मैंने उसको सबसे पहले बताया था कि मैं इंडिया में रहता हूँ। मैंने कहा नहीं, अमेरिका में भी नहीं रहता, मैं पूरा दुनिया घूम रहा हूँ। कहते तेरे पास अमेरिका का वीज़ा है? मैंने कहा हाँ है। कहता दिखा। दूसरा पासपोर्ट दिखाया मैंने। अमेरिका के वीज़ा को भाई ये भी सलाम ठोकते हैं, चाहे इनकी लड़ाई क्यों ना हो। इनमें से सारे लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, तो अमेरिका के वीज़ा को उसने भी सलाम ठोका। उसके बाद एक सवाल नहीं पूछा मेरे से। किसी को व्हाट्सएप पे मेरी सारी डिटेल भेज रहा था वो, फिर दिया और स्टैम्प मार के मेरे को दे दिया उस लड़की ने पासपोर्ट। मेरी फ़ोटो ली है बस, और फिंगरप्रिंट भी ले रहे थे लोगों का, मेरा तो नहीं लिया फिंगरप्रिंट, ना एम्बेसी में लिया ना यहाँ लिया। तो ये हो गया भाई इमिग्रेशन की बात। तो जो बुद्धिस्ट लड़की थी उसने मेरे को अपना नंबर भी दे दिया था। कहती कोई दिक्कत हो वेनेजुएला में तो बता देना मेरे को, और कहती एयरपोर्ट से जितनी जल्दी हो सके ना निकल जाना, बहुत डेंजरस है। मैंने कहा ऐसा क्यों बोला आपने कि डेंजरस है? कहती मेरे दोस्तों ने बोला, मैं तो खुद 20 साल बाद आ रही हूँ, तो मेरे को तो पता नहीं है क्यों डेंजरस है, पर है। कह रही बहुत चेंज हो गया वेनेजुएला पिछले 20 सालों में। फिर भाई तो फिर मेरा बैग साइड में रख रखा था, बोर्डिंग पास में कलेक्ट करता हूँ। उसको पर्ची चाहिए थी बैग टैग की कि भाई ये मैच करे, उस पागल ने फाड़ दिए। मैंने कहा पर्ची चाहिए थी तो मेरे को बता देता, फिर मैं उससे लेके आया वो फटे हुए। दिमाग ख़राब कर दिया उसने। भाई कराकस की अनलिमिटेड फ़्लाइट होती है, उसका बोर्डिंग पास तो संभाल के रखना बनता है ना। तो अब यहाँ से मेरे को जाना है इनका सिटी। तो सिटी जाने का एक ही तरीका यहाँ से टैक्सी, सेफ़ भी नहीं है बस वगैरह से जाना, और मेरे हिसाब से चलती भी नहीं है कोई, क्योंकि यहाँ पे दिन में सिर्फ 16 फ़्लाइटें आती हैं, 16 से 20 फ़्लाइटें। कल 16 आएंगी, आज शायद 13 या 14 फ़्लाइटें। ज़्यादातर मैड्रिड से आती हैं, आसपास के देशों से 2-3 पनामा से आती हैं, 2-3 कोलंबिया से आती हैं,
और एक दो क्यूबा वगैरह से आती हैं जो इनके दोस्त देश हैं। यहाँ पे ऊबर नहीं चलती क्योंकि वो अमेरिकन कंपनी है, पर यहाँ पे एक दूसरी ऐप चलती है जिसका नाम है यम्मी राइड्स। तो यम्मी राइड्स पे आ रही है टैक्सी भी $20 की। और इस एयरपोर्ट को 5-6 साल पहले तक कहते थे दुनिया का सबसे डेंजरस एयरपोर्ट। अभी थोड़े हालात सही हो गए हैं, पर चलो देखते हैं, निकलते हैं भाई बाहर। फाइनली एंट्री मिल गई। एक बार तो मेरे को लग रहा था वो एंट्री नहीं देगा क्योंकि ज़्यादा सवाल भी नहीं कर रहा था। ज़्यादा सवाल ना करे ना बंदा तो खतरे का संकेत रहता है। कोई बंदा ज़्यादा सवाल कर रहा है तो मतलब आपको एंट्री देने में इंटरेस्टेड है, और अगर सवाल कोई बंदा कम कर रहा है तो मतलब एंट्री देने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो चलो मिल गई मेरे को एंट्री। अब पहले वो रिफंडेबल वाली टिकट कैंसिल कराऊंगा मैं। होटल चलते हैं। होटल में चेक इन उन्होंने कहा था आपकी बुकिंग जो है 6 बजे तक ही वैलिड रखेंगे हम। तो यहाँ पे इन्होंने लगभग 1 घंटा लगा दिया। 4:30 हो गए, हम लैंड हुए थे 3 बजे के करीब। तो चलते हैं भाई यहाँ से। टैक्सी वाले बोल तो रहे कि टैक्सी पर मैं यम्मी राइड से पर ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ से चलती होगी तो मतलब फिर शहर में भी चलती होगी। ये है कराकस का एयरपोर्ट भाई, और यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले बहुत ही कम लोग हैं। चलो चलते हैं बाहर। भाई मैंने ई सिम खरीदी तो थी, पर उसमें मतलब एक तरह से ना 3G के सिग्नल आ रहे हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो नेट मतलब चल रहा है, कभी कभी 1-2 मैसेज आते हैं फिर सिग्नल चले जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो इनकी वो ऐप चली नहीं रही ढंग से, उसमें आ ही नहीं रहा। अंदर चल रहा था सही, यहाँ पे आके बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो एक ये अंकल मेरे साथ में आके बैठ गए। भाई तो ये अंकल बोले मेरे को $40 लगेंगे। मैंने कहा 40 नहीं दूंगा भाई, 25 किलोमीटर तो तुम्हारा टोटल है, और यहाँ पे पेट्रोल तो बिल्कुल मतलब एक तरह से पानी से भी सस्ता है। पता है कितने का है यहाँ पे? 2 रुपये लीटर है। 2 रुपये लीटर से भी कम, $1.5 लीटर। तो इनकी 50 लीटर की टंकी है, मान लो 75 रुपये में फुल हो जाएगी, $1 से भी कम में। तो इनके लिए तो यार मतलब एक बार टंकी फुल कराई 40 लीटर की, 25 चक्कर मारेंगे। यहाँ से सिटी सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ लिखा गया अब हुआ है से बियनवेंदोस वेनेजुएला। चलो ना नहीं सके। अंकल कह रहे फोटो खींच दूँगे। ये दूसरे अंकल को सौंप दिया मेरे को। तो मैंने बोला उनको कि $25 दूंगा मैं। तो वो कहते 25 में तो नहीं हो पाएगा, 30 दे दो। तो मैंने कहा चल यार $2-4 पे क्या झगड़बाजी करनी है यहाँ पे। मैंने कहा 30 ले ले। चल भाई मेरे होटल तक लेते हैं। यहाँ ये सारे लोग खड़े हैं शायद, क्यों खड़े हैं ये? चलो चलते हैं। ये दूसरे अंकल आ गए, ये शायद यहाँ पे बैग उठाते हैं। ये इनका थोड़ा कमीशन सा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। बड़े प्यार से पूछा था उस अंकल ने, मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। ये हमको एयरपोर्ट के ना डिपार्चर्स एरिया में लेके आ गए हैं। ऊपर था अराइवल्स। और अब आप लोग कहोगे कि भाई आप कह रहे हो कि इतना ख़तरनाक देश है और आप किसी के साथ चल दिए, अनजान बंदे के साथ। तो मैं भाई किसी के साथ नहीं चलता। मेरे इंस्टिंक्ट्स अभी बहुत अच्छे हो रखे हैं कि मैं देख के बंदा बता देता हूँ कि इसका क्या मकसद है, कि मेरे को अपहरण करना मकसद है, मेरे को मारना मकसद है, मेरे को लूटना मकसद है। मैं वो बंदा देख के बता देता हूँ इस बंदे का वो मकसद नहीं है। इसका कोई दोस्त है यहाँ पे, वो जा ही रहा होगा, तो फिर इसने कहा चलते पैसे बनवा दूँ, तो उसने कहा होगा बनवा दे। तो इसलिए मैं इसके साथ आया हूँ। मेरे को पता है, अब पता चलने लग गया है। मोटर टैक्सी भी चलती है वैसे यहाँ पे। मेरा नेट चल जाता है ना तो सस्ती पड़ जाती है। भाई ये आ गए थे अंकल लेने मेरे को। मैंने बताया था ना इसका कोई ना कोई दोस्त होगा, वो जा रहा होगा शहर, तो इसने कहा मैं तेरे पैसे बनवा देता हूँ। मैंने कहा चल कोई दिक्कत नहीं है। ये पीछे चला गया भाई एयरपोर्ट टर्मिनल इंटरनेशनल। निकल गए भाई वेनेजुएला की सड़कों पे। लगभग 25 किलोमीटर है यहाँ से होटल अपना, और ये मान लो आधा घंटा लगेगा। अंकल ने तो इसको फांसी दे दी इस गुड्डे को फांसी दे रखी है। मेरे को मत दे दियो भाई फांसी। अभी ये जो एयरपोर्ट है ना, ये एक अलग शहर में है। जो कराकस है वो पहाड़ पार करके, मतलब बीच में एक पहाड़ है और उसको पार करके कराकस आता है। शायद इन्होंने कोई टनल वनल बना रखी होगी पहाड़ के अंदर से जाने के लिए। ये एयरपोर्ट बिल्कुल समुंदर के साथ में है, पर कराकस समुंदर के साथ में नहीं है, वो थोड़ा अलग जाके है। वो मतलब पहाड़ पार करके, देखो ये लिखा आ गया कराकस, ये शहर ही अलग है। इधर कितने पुराने घर लग रहे हैं भाई, ये बिल्कुल ही बंजर। और वो रहा एयरपोर्ट का रनवे, दिख रहा है आपको एयरपोर्ट का रनवे। ये वेनेजुएला का फ्लैग,
और ये पहाड़ पार करते ही कराकस आ जाएगा। ये टनल आ गई। भाई एक टनल और आ गई। मेरे को लगा था वो पार करते ही, पर शायद ये वाली लंबी है थोड़ी। भाई ये आ गया काराकस का शहर। थोड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पे इनका स्लम एरिया है। इस तरफ भी है। अभी 28 तारीख को इनके देश में इलेक्शन है, तो उसका ही लगा रखा है। ये हाल फिलहाल जो प्रेसिडेंट है उनकी फ़ोटो लगी हुई है। ये अब कह तो रहे हैं लोग ये हट जाएगा इस बार 28 तारीख को, पर पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। ओ भाई क्या इतने फ्लाई ओवर एक साथ, एक क्योंकि इसके ऊपर से नीचे से, वो भाई ये वही 1960-70 में कर दी इन्होंने डेवलपमेंट। अब तो पैसे हैं नहीं इनके पास। भाई ये बिल्कुल इनके सेंटरों में आ गए। ये बंदा इनके देश की टी-शर्ट पहन के जा रहा है। Esa es ya para agarrar la derecha para la Lecuna. Y el arroyo lo tienes ahí mismo, como a cuadra y media después. Dale. El metro de la estación teatro. ¿Dónde está la misión vivienda? Ajá. Dale. Allá a la derecha. भाई इस बंदे को मेरे गूगल मैप से बिल्कुल भरोसा नहीं है। उस बंदे को रोक के पूछ ले इसने क्या है क्या नहीं है, पता नहीं क्या बात करी। भाई मैं बताने लग रहा हूँ, मेरे को भरोसा रखूँ, मैं जहाँ लेके जा रहा हूँ सही होगा भाई। चलो कोई नहीं, इसने अपनी संतुष्टि कर ली, छोड़ तो रही है। यहाँ से 500 मीटर रह गया बस, इनका आ गया सिटी सेंटर सा। पहुँच गए भाई हॉस्टल कह रहा हूँ, यहाँ तो होटल ही करना पड़ा। हॉस्टल पोस्टल है नहीं यहाँ पे इतने, और सबसे सस्ता होटल ही था ये। हाँ चल मोड़ ले भाई, इशारा मत कर। $30 दे रहा हूँ, होटल के आगे उतरूँगा बिल्कुल। हाँ ठीक है, कहाँ है? यहीं कहीं होना चाहिए। एल अरोयो इधर बोरा अरोयो। हाँ छोड़ दे भाई यहाँ पे। भाई ये आ गया होटल, फटाफट अंदर चलते हैं। कहाँ से जाना है अब देखते हैं। भाई ये तो एल अरोयो बेकरी थी, कह रहा होटल साइड में है। हाँ कहाँ है? दिस वन, दिस ये ओके ग्रासियस। हाँ ये रहा भाई। भाई ये आ गए होटल में, पर भाई चाबी देख लो कितनी बड़ी दे दी। ये मेरे को लग रहा है होटल में जब बाहर जाओ तो यहीं दे के जेब में तो आएगी नहीं। आई है, इतना बड़ा छल्ला होता है क्या? 1 फुट बड़ा छल्ला। एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट, वाईफाई का पासवर्ड दे दिया। यार इतना बड़ा छल्ला, यार चाबी तो अपने पास ही होनी चाहिए। इन देशों में तो और ख़तरा हो रहा है वैसे ही। अबे भाई कितना 304 भाई ये लगा दिया ताला कमरे को। ये कमरा है यार, मन ही नहीं लगेगा। हॉस्टलों में ही मन लगता है यार आजकल तो मेरा। ऐसा लगता है जैसे बंद कहीं बंद हो गया हूँ। उसने कहा था पानी होगा रूम में, ये रहा। भाई चाबी का चल्ला देखो, पानी की बोतल जितना है। ये जेब में नहीं आ सकता। ये मेरे को लग रहा है कि इस पे यही लिखा है कि आप ना रिसेप्शन पे दे के जाना। ये ट्रांसलेट करता हूँ फिर बताता हूँ आपको क्या लिखा है। भाई वाईफाई गया है। चल मैंने पहले ही मैसेज करके पूछ लिया था कि भाई सस्ता होटल मैं तभी लूँगा जब तुम्हारे रूमों में वाईफाई चलना चाहिए, नहीं सिर्फ रिसेप्शन पे चलता हो। कई बार होटल स्कैम कर देते हैं कि सिर्फ रिसेप्शन पे चलता है, तो कहते हैं हाँ हमारे रूम में भी चलता है। तो ये मेरे को पड़ा $84 3 रातों के लिए, और नीचे मेरे हिसाब से यार रेट और भी कम लिख रखे थे। तो मैं इनसे ऑलरेडी पूछ जाऊंगा, अगर रेट कम होंगे तो मेरे को एंजल फॉल्स घूम के आना है 1-2 दिन, फिर दोबारा रुकना पड़ेगा कराकस में। तो मैं इनसे पहले ही पूछ लूँगा क्या रेट वगैरह है, तो उस हिसाब से देख लेंगे। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, और शाम को वैसे तो कह रखा है भाई बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लूट खसोट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पर थोड़ा खाना भी ना खाना जाना पड़ेगा। तो इन अरोयो वालों की बेकरी है, उसी में से कुछ खा लेंगे।
देखते हैं, चलो थोड़ा भाई लेटते हैं। सुबह 6 बजे का उठा हूँ, 5 बज गए वेनेजुएला टाइम, 4 बज गए कोलंबिया टाइम। तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते भी 10 घंटे लग गए मेरे को। डायरेक्ट फ्लाइट से आता तो भी ये मान लो 6 तो लग ही जाते हैं, अभी पॉइंट्स भी तो इतने सारे मिलेंगे। चलो भाई, ये हो रहा है मेरे होटल से कुछ शाम का माहौल, और ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह हैं। तो मैं नहीं गया यार बाहर कहीं पे खाने, क्योंकि मेरे को थोड़ा ऐसे लगा कि पहला दिन है, थोड़ा ध्यान से रहना चाहिए। और शाम के 6:30 हो गए, थोड़ा रेस्ट करा, तो मैंने ऑनलाइन ही मंगा लिया। साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में 3-4 ऐप चलती है, मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक है पेडियोस या करके, पेडियोस या, एक है रापी करके, और एक है ग्लोवो करके। इन तीनों ऐपों में से एक ना एक चल जाएगी। रापी और पेडियोस या ज़्यादा फेमस है, और ऊबर ईट्स भी चल जाती है 1-2 उसमें साउथ अमेरिकन कंट्री में। यहाँ मैंने अभी ऑर्डर किया है पेडियोस या से, रापी नहीं चल रही थी यहाँ पे। तो और सब कुछ ऑनलाइन जो रेट आ रहा है ना लिखा हुआ इनकी ऐप में, सारा डॉलर में आ रहा है, कोई भी बोलीवार में नहीं आ रहा है। तो इनकी करेंसी बोलीवार है, और मैं आपको उस करेंसी के बारे में एक अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा। आज की वैल्यू मैं करेंसी की बता दूं, $1 में 37 लाख बोलीवार आते हैं, मतलब 3.7 मिलियन बोलीवार है $1 में। भाई ये मेरे पीछे बंदा आ गया, और ये पता नहीं मेरे को क्या बोलने जा रहा है, आखिरी में पैसे मांगने लग गया। पहले मेरे को सिर्फ ये पकड़ा दिया जो मैंने मीठा मंगाया था, और मैंने कहा भाई बर्गर भी तो दे, तो धीरे धीरे निकाल रहा है। फिर आखिरी में कह रहा है पैसे। मैंने कहा अभी एयरपोर्ट से आया हूँ, तेरे को अभी टिप पर खा दूँ यहाँ पे। मेरे पास सारी जो नोट हैं वो $10 से ऊपर के हैं, मतलब इसको $1 टिप कैसे दूँ मैं? ये $9 मेरे को खुले नहीं दे पाएगा। चलो चलते हैं यहाँ से अभी। भाई करेंसी की इतनी हालत ख़राब है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। $1 में मैंने बताया ना 37 लाख बोलीवार आते हैं। एक बर्गर मंगाया है, एक ये चीज़ केक टाइप मंगाया है, तो सारा ही इस पे से ये उतर गया। एक ये पेप्सी मेरे को ज़बरदस्ती मंगानी पड़ी, कह रहे बर्गर आएगा ही नहीं बिना पेप्सी के। ये पता है टोटल डिलीवरी मिला के $10 का आया है। 3.5 करोड़ बोलीवार का ये खाऊंगा मैं।